ड्रिलिंग तो हम करेंगे करेंगे, वो तो सब ये सब परफॉर्मेंस हो गया। जो लोग स्टॉक बाइक यूज कर रहे हैं, स्टॉक एग्जॉस्ट है, स्टॉक एयर फिल्टर है, स्टॉक कार्बोरेटर है, तो उनको प्रॉपर ट्यूनिंग कैसे करें बाइक? कोई बहुत कंप्लेन आते हैं, बहुत लोग मुझे कांगा से कॉल करते हैं कि बाइक प्रॉपर ट्यून नहीं हो रही है या पटाखे मार रही है, पॉपकॉर्न साउंड आ रहा है। तो रीजन क्या होता है पॉपकॉर्न साउंड का? वो बेसिकली छोटू अच्छे से साफ कर। इसका बना रहा है क्या वीडियो? वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ एचडीडी कस्टम्स। और जैसे पहले आपने देख लिया, बाइक लाइट वेट किया, एडीएम प्लग डाल दिया, केएनएन फिल्टर डाल दिया, अब उसको खुराक खिलाना चाहिए। क्या बोलते हैं? खाना देने का टाइम आ गया। खाना देने का टाइम आ गया। हवा तो बढ़ा दिए, हाँ, इनटेक बढ़ा दिए, एग्जॉस्ट बढ़ा दिए। एग्जॉस्ट अभी तक मैंने दिखाया नहीं है, रिवील नहीं किया है। तो ये एग्जॉस्ट सिस्टम जो मैंने बनाया है, सॉरी मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज बहुत बरसात थी और मैं बरसात में रेनकोट पहन के सब काम कर रहा था, शूट करने का टाइम नहीं मिला। तो ये एग्जॉस्ट सिस्टम मैंने डेवलप किया अपने बाइक के लिए। सो ये ग्राउंड लेवल से काफ़ी हाई है। रिवर राफ्टिंग या कुछ करना है, पानी क्रॉस करना है, जो नहीं करने वाले लेकिन कर लिया है, बना लिया है अपने हिसाब से कुछ अलग लुक देने के लिए। तो एग्जॉस्ट फ्री फ्लो हो गया है, एयर इनटेक फ्री हो गया है। तो अब कार्बोरेटर जो है वो स्टॉक है। तो अभी विक्की भाई जो एक्सपर्ट है कार्बोरेटर ट्यूनिंग में, सब काम में, तो हम कार्बोरेटर पे काम करेंगे अभी। ऐसी सब एक्सपर्ट लोगों से सीख रहा हूँ मैं और आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्या होता है। एलरॉय वायरिंग में एक्सपर्ट है, ये भाई ट्यूनिंग में एक्सपर्ट है, और भी कुछ कुछ चीज़ों में लोग एक्सपर्ट है। सबको लाता रहूँगा, सब आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो अभी हम लोग कार्बोरेटर खोलते हैं, कार्बोरेटर निकालते हैं, स्टॉक जेट का साइज क्या देखते हैं, उसको ड्रिल करेंगे, बोर करेंगे, जो भी करेंगे। तो काम शुरू करते हैं। तो बाइक का दिल यहाँ है हमारे हाथ में। दिल ही नहीं, पंप करता है, दिल है। दिल है। तो अभी विक्की भाई समझाएंगे कार्बोरेटर होता क्या है और इसकी ट्यूनिंग क्या होती है, और भी हम जो हम करने वाले हो क्या करने वाले हैं। चलो बेसिकली कार्बोरेटर जो है उसको एयर फ्यूल मिक्सचर को कंट्रोल करता है और एक सीमित मात्रा में उसको फ्यूल सप्लाई देता है एयर के साथ, एयर वेलोसिटी के साथ। अभी क्या हुआ है, केएनएन एयर फिल्टर डाल दिया है। केएनएन एयर फिल्टर कन्वेंशनल एयर फिल्टर से 300 टाइम्स मोर एयर फ्लो देता है। तो बेसिकली मोर एयर फ्लो आने की वजह से फ्यूल जो है कार्बोरेटर जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाता है, लीन हो जाती है बाइक फ्यूल कम मिलने की वजह से। तो उसको ऑप्टिमम एयर टू फ्यूल रेशियो मेंटेन करने के लिए इसके जो फ्यूल के जेट्स रहते हैं उसको ओवर साइज करना पड़ता है, ड्रिल करना पड़ता है, या तो बड़े डालने पड़ते हैं। अब बड़े जेट्स अवेलेबल है नहीं मार्केट में, या एक्यूरेटली परफेक्ट साइज का मिलता नहीं है जो चाहिए। तो बेटर ऑप्शन है कि इसको जेट ड्रिल करना। जेट ड्रिलिंग के प्रोसेस रहता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। बेटर है कि आप लोग ट्राई ना करें क्योंकि इसके लिए प्रोफेशनल्स लगते ही है। ठीक है, तो जेट ड्रिल करेंगे और फिर देखेंगे क्या इसमें डिफरेंस आता है। अकॉर्डिंगली उसको ड्रिलिंग करना पड़ता है, कभी कभी 1, 2 बार 3 बार भी ड्रिल करना पड़ता है, डिपेंडिंग क्या साइज रिक्वायर्ड। अभी ड्रिलिंग तो हम करेंगे करेंगे, वो तो सब ये सब परफॉर्मेंस हो गया। जो लोग स्टॉक बाइक यूज कर रहे हैं, स्टॉक एग्जॉस्ट है, स्टॉक एयर फिल्टर है, स्टॉक कार्बोरेटर है, तो उनको प्रॉपर ट्यूनिंग कैसे करें बाइक? कोई बहुत कंप्लेन आते हैं, बहुत लोग मुझे कांगा से कॉल करते हैं कि बाइक प्रॉपर ट्यून नहीं हो रही है या पटाखे मार रही है, पॉपकॉर्न साउंड आ रहा है। तो रीजन क्या होता है पॉपकॉर्न साउंड का? वो बेसिकली एयर स्क्रू जो देखो, ये यहाँ पर 2 सेटिंग्स दिया हुआ है। ये जो है ये आपका आइडल स्पीड मिक्सचर स्क्रू है जो आपका आइडलिंग सेट करता है, और इसको खोलने से आपका बटरफ्लाई बेसिकली एक्सीलरेटर को कम ज्यादा करता है। एक सर्टेन लेवल पे सेट होता है जहाँ पे आपकी बाइक बंद ना हो, 1100-1200 आरपीएम के आसपास इसको सेट रखने का, 1200, 1100 आरपीएम। ये फ्यूल स्क्रू है, ये आपका फ्यूल फ्लो आइडल का कंट्रोल करता है, आइडल जेट का। इसको आप फुल टाइट करोगे, फुल टाइट करने के बाद में बाइक बंद हो जाएगी, आइडल नहीं करेगी। तो आप इसको टाइट करोगे, इसको टाइट तब तक करोगे जब तक बाइक आइडल करने लग जाए। इन एनी केस अगर नहीं होती है आइडल तो इसको आप 1 राउंड ओपन करोगे, 1 फुल सर्कल राउंड, क्लॉक का पूरा 12 बजे से 12 बजे तक 1 फुल सर्कल खोलोगे तो बाइक आइडल करेगी। और इसको आप आइडल को 1500 पे सेट करोगे, 1500 से 2000 तक। ठीक है, डिपेंडिंग बाइक
हर बाइक का अलग अलग हिसाब किताब रहता है, हर रन बाइक के हिसाब के से। सीसी भी फर्क होता है, फिर उनके फ्यूल कंजप्शन का फर्क होता है, तो वेर एंड टेयर के हिसाब से अलग अलग आता है। तो वंस आरपीएम इज एट 2000 आरपीएम, उसके बाद आप इसको खोलना शुरू करोगे एयर स्क्रू को, क्वार्टर टर्न एट अ टाइम, और आरपीएम पे आप अपना नजर रखोगे। ग्रेजुअली आप देखोगे कि आरपीएम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपका आरपीएम इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। मोस्टली आरपीएम जाएगा 3.5 4.5 4,000 आरपीएम के आसपास जा करके वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा और खोलोगे भी तो शायद आरपीएम हल्का सा डाउन हो या ना हो, लेकिन आपको वो पॉइंट देखना है। फिर इसको थोड़ा सा टाइट करोगे, जैसे हल्का डाउन होगा वापस से इसको खोल के चेक करोगे कि ऑप्टिमम हाईएस्ट आरपीएम पोजीशन जो है उस पोजीशन पे ला करके इसको सेट करना है, और फिर आप ये इसको खोल करके वापस से अपनी आइडलिंग को 1100 से 1200 के बीच में ले आओगे। ये है एयर स्क्रू का प्रॉपर ट्यूनिंग सिस्टम स्टॉक बाइक के ऊपर। स्टॉक बाइक के ऊपर। और ये जो बातें अभी विकी भाई ने बताई है, ये एक ही दिन में डेवलप नहीं हो जाएगी आपके अंदर, ना ही मेरे अंदर हुई थी। ये हमको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना होता है। सुनने में बड़ा आसान हाँ। लगता है, बट ग्रेजुअली करते करते आपको एक्सपीरियंस और इंजन का साउंड और फील से फील से मालूम पड़ेगा, पता चल जाएगा और कितना कैसा ट्यून जिसकी हुआ। बाइक है वही उसको प्रॉपर कर सकता है। जो हिमालयन यूजर्स है वो अपने हाथ में एक छोटा इस टाइप का Dolly। डॉली स्क्रू ड्राइवर तो ये एक छोटा सा टूल है जो ये जो काम अभी बताया ना, एयर और फ्यूल मिक्सचर का प्रॉपर सेटअप, ये करने में हेल्प करेगा। अपने जेब में रख लो, बाइक चलाते रहो, लग रहा है ड्रॉप हो रही है, क्या हो रहा है, रिच हो रही है, लीन हो रही है, वो सब अपने हाथों का कमाल होता है। और जजमेंट होता है, वो जजमेंट सीखना होगा, वो डेवलप करना होगा अपने अंदर, और एक ही दिन में नहीं होगा, बार बार ट्यून कर करके सीख जाओगे। अब बेसिकली कुछ निशानियां होती है, जैसे आप बाइक भगा रहे हो और भगाने के बाद जब एक्सीलरेटर छोड़ते हो तो डी एक्सीलरेशन के टाइम पे अगर पॉपिंग साउंड आता है एग्जॉस्ट से, फाट फूट करती है, इसका मतलब ये है कि आपकी बाइक जो है लीन चल रही है, उसको पेट्रोल उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, तो लीन चल रही है। लीन चलेगी, बाइक हीट भी होगी और पिकअप भी नहीं देगी और एवरेज भी नहीं देगी। बाइक ना तो लीन चलनी चाहिए ना रिच चलनी चाहिए। अगर बाइक ओवर रिच होगी तो आपका थ्रॉटल हैवी हो जाएगा और स्पार्क प्लग उड़ा जाएगा, और स्पार्क प्लग जलेगा, ब्लैक स्मोक फेंकना, ये सब बहुत सारे इसके सिम्टम्स है रिच के। तो ऑप्टिमम ट्यून पे रहेगी तो आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देगी, इंजन कूल चलेगा, स्टार्टिंग परफेक्ट रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। तो अभी जाते हैं हम जेटिंग की तरफ वापस से, जो मुद्दा था। अभी परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं। हाँ, अभी सब खत्म हो गया। KNN के बाद एग्जॉस्ट के बाद अब इसको खोलेंगे, खोलने के बाद दिखाएंगे मेन जेट और स्लो जेट कौन सा है। चलो अब पहले चाय हो जाए, टी ब्रेक के बाद मिलते हैं। टी के बाद मिलते भाई, टुकड़े टुकड़े मारेंगे उसको। लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट द ऑपरेशन। ओपन हार्ट सर्जरी शुरू करते हैं। ए चाय हो गई, पी के खत्म हो गई। चाय पिया? हाँ हो गया। थैंक्स टू अमजद फॉर चाय। इधर से बोल रहा है सीधा। ये मोस्टली बहुत जैम रहते हैं, स्क्रू को अगर इससे खोलने जाएंगे स्क्रू ड्राइवर से यूजुअली फर्स्ट टाइम, तो थ्रेड टाइट डाला हुआ रहता है तो वो खुलता नहीं है, तो वो इसके मुंह लिए खराब हो जाता है। मंकी पकड़ से उसके राउंड हेड को पकड़ के लूज करना पड़ता है। प्रोफेशनल है। मैं इसलिए इन तरह प्रोफेशनल लोगों को लेता हूँ अपने वीडियोस में, क्योंकि मैं ये कामों में प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं प्रोफेशनल हूँ सिर्फ कस्टमाइजेशन या जो टूरिंग सेटअप करता हूँ मैं उन कामों में। बाकी ये सब जो मैकेनिकल जॉब्स है मुझे थोड़े बहुत आते हैं, थोड़े बहुत इनको आते हैं, सबको लेके मैं जैसे देख सीख रहे रहा हैं हूँ। मंकी पकड़ से भी काफी एफर्ट लग रहा है खोलने में। वो स्क्रू ड्राइवर तो मुंह खराब कर देगा। स्क्रू ड्राइवर से भी कोई करेंगे, लंबा वाला पकड़ के ताकत लगानी अभी पड़ेगी। एक स्क्रू तो उसी से करना पड़ेगा क्योंकि मंकी पकड़ लग नहीं रहा है उसमें। ये भी वैसी है। नहीं एक सेकेंड, इसको पहले हैमर करना पड़ेगा। हम मुंह मैच करेंगे। और मार। पेट्रोल थोड़ा बड़ा लेना है। ये ऐसे पकड़ के पकड़।
ये टेक्निक है, लाइट हैमरिंग करते हुए खोलना। हल्का सा प्रेशर रख कर उसको ट्विस्ट प्रेशर दे के तो खाली टैप करना है, खुद ब खुद खुल जाएगा, वरना आप कितनी भी कसरत खराब कर दो कर दोगे। वो खराब हो जाएगा उसका। कोई कोई नए मैकेनिक्स होते हैं, मैं देखा हूँ काफी जगह पे, जब मैं भी पहले ये काम करने का, ऐसे ही खराब करने का, फिर सीख सीख के थोड़ा स्किल्स डेवलप हो चुके हैं अंदर। ये इसका फ्लोट चेम्बर है, ये सेपरेट हो गया, एक रबर की ओरिंग रहती है, ध्यान रखना ये निकले नहीं, खराब नहीं हो लगाने के टाइम पे भी। और एक बात है, काफी हिमालयंस में मैं खुद एक्सपीरियंस एक बार कर चुका हूँ, लोनावाला से आते टाइम पे, नहीं पुणे से आते टाइम पे, फ्यूल फुल किया, बाइक ओवरफ्लो होने लग गई, पेट्रोल गिरने लग गया, बाइक बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही थी। फ्यूल ऑफ करो तो स्टार्ट होने की, फ्यूल ऑन करो तो ओवरफ्लो हो जाने की। तो उसका रीजन था ये फ्लोट, जो फ्लोट चेम्बर में फ्लोट है, ये फ्लोट जाके फंस गया था, क्योंकि इसका जो पिन होता है यहाँ पर और एक स्टॉपर होता है, वो स्टॉपर और पिन गैस पता नहीं क्या गैस जनरेट हुआ होगा टैंक में क्या, तो वो तो फंसा दिया था ऊपर जाके उसने, फ्यूल टैंक फुल करने के बाद। कचरा बेसिकली कचरा जा करके यहाँ पर एक पिन रहती है अंदर, पिन खराब पिन को जाके कचरा ब्लॉक कर देता है। तो ये नॉर्मल मेंटेनेंस में ना, हर 5-6 हज़ार किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर पे कार्बोरेटर निकाल के साफ ऑफ करके लगा तो दोबारा से लाइफ बढ़ेगी उसकी। अपना साफ है, ये डिपेंड करता है कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं, सादा फ्यूल, स्पीड 97 ना, फ्यूल क्वालिटी पे भी डिपेंड। डिफरेंट फ्यूल डिफरेंट ट्यून स्टेट देगा, डिफरेंट जेटिंग रन करना पड़ेगा। अच्छा, इवन डिफरेंट एल्टीट्यूड के हिसाब से जेटिंग चेंज होती है, बट स्टॉक बाइक में इतना जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दैट वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं होता है कि कुछ खास फर्क पड़े। ये जो रेस ट्यूनिंग और परफेक्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो करना पड़ता है। भाई लोग, ये वाला जो जेट है इसको सेंटर। बोलते हैं सेंटर का जो सबसे बड़ा जेट आप खोलते हुए दिखेगा, ये है आपका मेन जेट। आफ्टर 50% थ्रॉटल ओपन करने के बाद 50 to 100% जो है ये जेट एक्टिवेट होता है और इसके ऊपर बाइक रन करती है टॉप स्पीड करने के लिए, हाई स्पीडिंग के लिए। और ये जो होल दिख रहा है उसके बाजू में छोटा सा, ये होल के अंदर एक और जेट है, छोटा स्क्रू ड्राइवर जाएगा उसमें और वो बाहर आएगा, बताएंगे अभी थोड़ी देर में। वो है आपका आइडल जेट, जो आपका लो स्पीड मतलब आइडलिंग से ले करके क्वार्टर थ्रॉटल तक का ये आपका मेंटेन करता है, ठीक है। और थर्ड जेट होता है मेन जेट के अंदर, यहाँ पर ये जो स्लाइड है, ये दिख रहा है आपको, अंदर एक नीडल जैसा दिख रहा है, रॉड टाइप, ये है नीडल जेट। ये आपका मिड रेंज कंट्रोल करता है, मतलब क्वार्टर थ्रॉटल से लेके 50% थ्रॉटल तक का नीडल जेट पे चलती है, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं फ्यूलिंग के। क्या बोलेगा? अभी मेन जेट खोलेंगे। ये मेन जेट बाहर आ गया। आइडल का कोई बाइक में इशू नहीं है सो फार, आइडलिंग परफेक्ट आ रहा है। हाई एंड परफॉर्मेंस के अंदर लैग हो रहा है आफ्टर पुटिंग द KNN। अभी स्टॉक जेट जो है इसका साइज 125 का है स्टॉक जेट, तो 125 से 135 का जेट अगर अवेलेबल है कहीं, आपको अगर मिलता है तो आपको जेट ड्रिलिंग की जरूरत नहीं है, आप 135 का जेट डाल दोगे, मेरे ख्याल से 500 का बाइक आता चल होगा। जाएगी। 500 या 535 का आता होगा, नो आइडिया, हम लोगों ने अभी पता नहीं है, अभी हम लोगों तक ने research नहीं रिसर्च की है। उसके ऊपर ढूंढा नहीं है, क्योंकि पहली बार ही हिमालयन का जेट हम लोग भी खोल रहे हैं, कैसा आता है आज मालूम पड़ा है। तो बेसिकली जेट तो कॉमन है, करिश्मा वगैरह में जो आता है वैसे ही दिख रहा है, तो कॉमनली है। इसमें अगर 135 नहीं 130 भी मिला तो मोस्टली प्रॉब्लम इशू सॉल्व होना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग अभी इसको 130 जेट अवेलेबल नहीं है, तो 130 पे इसको हम लोग ड्रिल करेंगे और इनलाज करेंगे। हमारे पास सब साधन है, ड्रिलिंग है, माइक्रो सब कुछ ड्रिल्स है। आती है जो अवेलेबल नहीं होती है खास जेटिंग के लिए। तो ये जो जेटिंग और ट्यूनिंग का काम करते हैं जैसे विक्की करता है, तो इनके पास रहता है ये सब टूल, क्योंकि विक्की के पास इम्पल्स है और इसके इम्पल्स में फ्लैट स्लाइड कार्बोरेटर लगा हुआ है, और भाई 2 साल से फ्लैट स्लाइड को ट्यून कर करके परफॉर्मेंस बढ़ा बढ़ा के चला रहे गाड़ी का। 2 बार इंजन बांध दिया, लेकिन
परफॉर्म कर रहा है अच्छा खासा है अपने पास। थोड़ा क्लोज ही दिखाता हूँ। तो ये सारे है ये है इसका माइक्रो ड्रिल्स। बहुत ही माइक्रो है। फिर ये टूल है। ये इसका ड्रिल मशीन है, समझ लीजिए आप, मैनुअल मशीन है, मैनुअल ड्रिल मशीन है वो। मैनुअल ड्रिलिंग टूल है ये उसके जेट्स है ना, फ्लैट स्लैट के। हाँ, ये फ्लैट स्लैट कार्बोरेटर के जेट्स है। और ये अपने सारे छोटे मोटे जेट्स। तो ये है वो मेन जेट। बेसिकली जेट साइज डिफरेंट है। ये हिमालयन का जेट है, जैसे आप देख सकते हैं, जो बड़ा वाला स्क्रू होता है एक्चुअली में, ये स्क्रू होता है जिसमें ड्रिल स्क्रू होता है, जिसके अंदर एक होल होता है, ठीक है। और ये जो है मेरे बाजू में जो छोटा आप देख रहे हैं, ये करिश्मा का है। तो बेसिकली डिजाइन सब कुछ सेम है, थ्रेडिंग सेम है, बट थोड़ा सा लेंथ में फर्क है, डिफरेंट है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। एक 0.5 का फर्क होगा दादा। हाँ, थोड़ा फर्क है, 0.5 हाँ। थोड़ा फर्क है, बट ओवरऑल काफी चीजों में डिफरेंस होता है। तो करिश्मा का कितना का जेट है? बेटर है कि आप ट्राई ना करें। मेरे पास काफ़ी जेट्स रहते हैं करिश्मा वगैरह के, क्योंकि इम्पल्स के अंदर करिश्मा का इंजन डाला हुआ है, और करिश्मा के कार्बोरेटर को भी मैंने काफ़ी ट्यून किया, तो बहुत सारे जेट्स मेरे पास अवेलेबल है। तो वही मैच करके देख रहा था अगर मैच हो जाए तो, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो अभी इसको ड्रिल करना ही पड़ेगा। करिश्मा 135 है? करिश्मा का 135 है? नहीं, ये मल्टीपल जेट्स है मेरे पास ना। अभी ये जो है ये 118 है, 118 है मेरे पास है, 135 का भी होगा। जेट की दुकान है ये सब जेट्स बहुत R&D करना पड़ता है इसके लिए, दुनिया भर के जेट जमा है मेरे पास। ये बेसिकली स्लो जेट होता है, जो आपको बाजू में दिखा रहा था। ये स्लो जेट इस टाइप का होता है, लंबा सा, बट वो अंदर होता है होल में, छोटा सा दिखता नहीं। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ये अंदर वाला। सो गाइस, फाइनली हम लोग ने R&D करके देख लिया है। करिश्मा का जो जेट है वो लेंथ का खाली फर्क है थोड़ा सा, बाकी थ्रेड बट थ्रेडिंग वगैरह सब कुछ सेम है, फिटमेंट सेम है, तो वो बैठता है, कोई प्रॉब्लम देगा नहीं, इशू नहीं है। तो आई हैव, मेरे पास अभी एक 132 का जेट है ऑलरेडी। तो 125 जो था इसका हिमालयन का ओरिजिनल जेट था, तो ड्रिल करने की अभी कोई खासी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं 132 का ड्रिल है मेरे पास, जो इसमें लगा हुआ है। ये ओरिजिनल हिमालयन का जेट है, इसके अंदर ये नहीं जाता है थ्रू। 130 स्टॉक है, 125 है ये स्टॉक जेट, 125 का स्टॉक जेट है, और ये 132 का है ड्रिल बिट, तो ये इसमें नहीं जाता है। और जैसे ये आप देख सकते हैं करिश्मा का जेट है 132 का, इसमें ये थ्रू एंड थ्रू जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग 132 का जेट लगा करके ट्रायल मारेंगे, टेस्ट रन करेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या डिफरेंस है, और बड़ा करना है या नहीं करना है। हाँ, फर्क मालूम पड़ेगा। हाँ। कितना 0.7 क्यों मालूम है? और जेट साले मिले नहीं मिले ओरिजिनल। हाँ, तो स्टॉक जेट को रख देंगे। हाँ, इसमें बैठ रहा तो इसमें जाके इधर पे लॉक हो जाता है। ओके, तो करिश्मा नहीं बैठेगा गाइस, ये फर्क आ रहा है। ये जो आप गैप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये करिश्मा का जेट है। थ्रेडिंग तो मैच हो रहा है, बट देर इज सम डिफरेंस। डीप जाने के बाद में फुल्ली जाके नीचे ये टच होना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर जा रहा है, तो ये टच हो नहीं रहा है। तो इससे ज़्यादा ज़बरदस्ती टाइट करके कोई मतलब नहीं है। उसका मेकिंग का फर्क होगा तो? ब्रास का है नहीं, बनावटी का स्टॉक किधर गया? ये स्टॉक है। स्टॉक का हेड का फर्क है ना खाली? हेड नहीं, थ्रेडिंग में फ़र्क है। थ्रेडिंग की वजह से ये अंदर पूरा नहीं जा रहा है। कुछ तो डिफरेंस है जो कि पता नहीं चल पा रहा है। कॉनिकल, इसका कॉनिकल का टाइट करना कॉनिकल टाइट का मार के है देख, या क्या है पता नहीं। नहीं, उसका कुछ तो है डिफरेंस, नहीं जा रहा है वो अंदर, फ्री नहीं जा रहा है। तो हमें स्टॉक को ही ड्रिल करके डालना पड़ेगा अभी। ये उंगली, स्टॉक में उंगली करनी पड़ेगी। स्टॉक जेट शायद जल्दी अवेलेबल नहीं होता है इसका करिश्मा का, बट ठीक है। करिश्मा नहीं, हिमालयन का। अपना सॉरी हिमालयन का।
फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मेंस वो तो करना ही पड़ेगा। मैं बंदोबस्त कर दूंगा, टेंशन नहीं, तो खड्डा कर दे उसमें। थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे अभी थोड़ी। मेरे ख्याल से गैप आने के बावजूद भी देख इसका ये सेम है। क्या सेम है? ऊपर का माथा? नहीं ये देख ना, ये क्योंकि अभी इसका माथा बड़ा है, इसका माथा छोटा है, तो ये लेवल पे ले रहा हो ना दोनों को ऊपर के, तो बीच में गैप दिखा ही रहा है वो। ओके, समझ रहे हैं? उसमें मेरे ख्याल से इसमें स्पेसर बनाया हुआ है, ये जो स्टॉक कंपनी का है। हाँ उसमें स्पेसर का काम बनाया हुआ है। और नहीं लेकिन फिर भी ये थ्रेड दोनों का सेम समझ लेना, एक वासर है, समझ ले, वो कंपनी ने डाल के दिया हुआ है, बाकी सब सेम है। कुछ तो फर्क जो ये खरी नहीं जा रहा है। थ्रेडिंग भी सेम है। अरे एवरेज किसको चाहिए? अपने को पावर चाहिए। खैर उतना R&D ज़्यादा करते नहीं है और इसी को ड्रिल करके लगाते हैं, क्योंकि बाद में इश्यूज होगा तो कार्बोरेटर ओपनिंग फिटिंग एक बहुत बड़ा टास्क है हिमालयन के अंदर। ये आसान नहीं है, बहुत ही करिश्मा की सॉलिड, तरह। इतनी जगह दी है कि सब एकदम टैंक रिमूव करो, ये करो वो करो, उतना चांसेस ले नहीं सकते। तो फाइनली गाइस वी आर गोइंग टू ड्रिल इट नाउ। वी आर गोइंग टू बोर इट। ड्रिलिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल दिखता है बट ये काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि ये स्वर्ल ड्रिल है। प्रेस होने पे ये ऑटोमेटिकली स्वर्ल होता है और हाथ में पकड़ के करने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कभी भी स्लिप होकर हाथ में लग सकता है। ड्रिल टाइटेनियम कोटेड होती है, बहुत शार्प होती है, उंगली में घुस बहुत जाएगी। संभाल करके प्रैक्टिस होनी चाहिए इसको। जो मैं कर रहा हूँ ये दिखने में बड़ा आसान दिखता है लेकिन है नहीं। बेसिकली पहले आराम से इसको हाथ से ट्विस्ट करते हुए, आप देख रहे हैं इतनी जल्दी जाता नहीं है अंदर वो, बट ये अभी फाइनली हो गया। ये माइक्रोन्स के अंदर थिकनेस होती है ड्रिल्स की है, तो एक ड्रिल से दूसरा ड्रिल का थिकनेस आप आंख से मेकआउट नहीं कर पाओगे। नेकेड आई में पता ही नहीं चलेगा एक ड्रिल से दूसरा ड्रिल बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। तो खास करके उसके ऊपर माइक्रोन्स के रेटिंग रहते हैं, माइक्रो ड्रिल बिट के। ये माइक्रोन्स के रेटिंग है, इसके हिसाब से एक एक स्लॉट में एक एक ड्रिल रहता है। तो मिसप्लेस नहीं होना चाहिए या कोई गलत ड्रिल नहीं आना चाहिए, वरना आपका जेटिंग कभी प्रॉपर होगा नहीं। और ये काम हर कोई नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता, बिकॉज ये काम प्रोफेशनली होता है। उसके लिए काफ़ी कैलकुलेशंस होते हैं। जैसे हमने एग्जॉस्ट और ये जो अपना एयर फिल्टर किया है, उसके बाद अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका, तो वो विकी मैं खुद क्यों नहीं कर रहा, कि मुझे नहीं आता है सब काम। जो जिसका काम है वो करे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हर कोई ट्राई नहीं करे। जो लोग प्रोफेशनली मैकेनिक है या प्रोफेशनली ऑलरेडी कारपेंटर में काम कर चुके हैं तो वो करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। जो नहीं कर सकते वो हमारे पास आ सकते हैं, विकी भाई टाइम देंगे, कर लेंगे, काम हो जाएगा। कहेंगे भाई? हाँ भाई हो जाएगा। एक दिन का टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी कुछ चेक करना होगा उसमें। एक दिन एक बाइक का जेटिंग के लिए जाएगा, क्योंकि प्रोसेस ऐसा है कि एक बार स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली साइज इंक्रीज करना होता है, रिफिट करना है, टेस्ट रन करना है, और टेस्टिंग में कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो फिर और करना है। वैसे तो अभी हम लोग सारी R&D हिम्मत की बाइक पे कर लेंगे और सक्सेसफुल एक जेट पैटर्न बना लेंगे। तो ज़्यादा इजी होगा। वो बन गया तो फिर इशू नहीं होगा, फिर जेट्स रेडी करके रखेंगे, खाली इंस्टॉलेशन रहेगा हम लोग बस। फिर वो 15-20 मिनट का, आधा घंटे का काम होगा मैक्सिमम, जो भी होगा। क्या कर रहे हो? अभी ये देख सकते हैं आप लोग कि ड्रिल हो चुका है। तो ये जेट है और ये अभी ड्रिल जो है, जो पहले नहीं जा रहा था, अभी फ्रीली इसके आर पार जा रहा है। परफेक्ट। क्या साइज किया ये हो गया अभी 132। 132, ओके। 125 से 132 हो गया, मतलब 0.7 माइक्रॉन्स इंक्रीज हुआ है। 7 माइक्रॉन, सॉरी 7 माइक्रॉन, हाँ। और बढ़ाएंगे 0.7 mm टू बी प्रिसाइज। अभी ये मेन जेट तो हो गया, हम लोग लगा देंगे और इसके बाद बाइक को स्टार्ट करके ट्रायल लेंगे। ट्रायल लेने के बाद पता चलेगा कि क्या थ्रॉटल पोजीशन के ऊपर बाइक लीन या रिच हो रही है। एक टाइम पे एक पैरामीटर पे काम किया जाता है। जैसे मैंने बताया था 3 सेक्शंस है। आइडल जेट आइडल मेंटेन करता है 0 to 25% थ्रॉटल,
इनिशियल जो है आपका कौन सा ये वाला? ये वाला छोटा वाला जो अभी नहीं निकाला है हमने, ये अंदर ही अंदर है। अंदर ही अंदर है। तो सबसे पहले मेन जेट पे काम किया है, क्योंकि एयर फिल्टर डालने के बाद टॉप एंड पावर में ज़्यादा लैग आ रहा है, बराबर। मतलब वहाँ पे फ्यूल ज़्यादा कम पड़ रहा है। इनिशियल और प्रॉपर इनिशियल वगैरह में इतना भी नोटिसेबल डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट एनी विच जेट, कोई भी जेट आप चेंज करोगे वो तीनों बैंड को, पावर बैंड पे इफेक्ट ज़रूर करता है थोड़ा ना थोड़ा, कहीं ना कहीं, क्योंकि तीनों मिलके साथ में सिंक में काम करते हैं। मेन जेट बड़ा करने से नीडल जेट का भी फ्यूल फ्लो मार्जिनली इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली 25% थ्रॉटल से लेके 100% थ्रॉटल तक के अंदर वेरिएशन आता है। मेजर चेंजेस आपका 100% पे आता है, 50 to 100% पे। उसको हम लोग पहले परफेक्ट करेंगे, वो परफेक्ट होने के बाद हम आइडल जेट पे जाएंगे। इसमें नीडल जेट के अंदर आप कोई सेटिंग नहीं कर सकते हो, स्टैंडर्ड फिक्स एक सेटिंग स्लॉट आता है, इसमें कोई सेटिंग आती नहीं है। जैसे पहले ज़माने में जो RD और यामाहा और आरडी के कार्बोरेटर आते थे, उसके नीडल जेट्स के अंदर 5 डिफरेंट स्लॉट्स आते थे और लॉक पिन पे सेट होता था नीडल कितना अप एंड डाउन, रिच एंड लीन करना है। इसमें ऐसा कुछ आता नहीं है, इसमें जेटिंग का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बेसिकली इसमें 2 ही जेट पे अपने को खेलना है। ठीक है, तो अभी फिट करते हैं और फिर क्या है डिफरेंस आपको बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, मिलते गाइस थोड़ी देर के बाद। गाड़ी असेंबल करता हूँ, सब करता हूँ, बाहर देता हूँ, फिर मिलेंगे गाइज। तो ये हम लोगों ने डिस्कवर किया टेस्टिंग के लिए, स्लो जेट भी खोल लिया क्योंकि बहुत बड़ा तामझाम है वापस फिट करके निकालना। तो वी हैव डिस्कवर्ड के इसके स्लो जेट पे ये लोगों ने कोई नंबर तो नहीं दिया है, बस T5 लिखा हुआ है। तो खैर हमारे पास जो माइक्रोन के ड्रिल बिट के सेट थे उससे हम लोगों ने डिटेक्ट किया है कि ये बहुत ही छोटा है। जैसे आप देख रहे हैं इतना छोटा है, 400 सीसी बाइक के हिसाब से ये स्लो जेट बहुत छोटा है। और कई लोगों की बाइक में आइडलिंग के इश्यूज आते हैं, इंस्टेंट थ्रॉटल देते हैं, कई बार गाड़ी बंद हो जाती है, या पिकअप लेने के टाइम पे बहुत संभाल के थ्रॉटल देना पड़ता है, वो सब इसके इश्यूज है। और इसी रीजन से हिमालयन हमको अंडर पावर लगती है। करेक्ट। तो अभी मेरा ऐसा है एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि अभी मेरे को इतना आइडिया हो गया इतना जेटिंग करके कि उतना टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको 1 साइज प्लस करना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग 0.03 mm का इसमें ड्रिल करेंगे। जो मेन जेट था वो काफी बड़ा होता है कंपेयर टू द स्लो जेट। जैसे आप देख सकते हैं, नजदीक लाता हूँ कैमरा आपको दिखाता हूँ, मेरे हाथ में एक ड्रिल बिट है, दिख रही है? अगर आपको व्हाइट बोर्ड के पास दिखाई, अगर आपको दिखता हो तो मेरे हाथ में एक ड्रिल बिट है, देखिए फिंगर के पास इसका साइज देखिए, एक ह्यूमन हेयर की थिकनेस के बराबर रहता है, इतना बारीक है ये ड्रिल्स आती है। और इसको बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है, बड़ी फर्जाइल रहती है, कांच की तरह होती है, टूट जाती है बिल्कुल, ज़रा भी ड्रिल मारते समय हाथ बेंड हुआ या ट्विस्ट हुआ टूट जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर पूरी तरह से जा नहीं रही है, 0.3 mm से, हाँ छोटा है ये। अभी हम इसको ड्रिल करेंगे और फिर क्या है, बेसिकली 1 स्टेप अप कर रहे हैं। ये मेरे आइडिया से ये जो है 0.25 mm का होगा, तो इसको 0.3 mm हम लोग कर रहे हैं अभी। इसका चक चेंज होगा, वो माइक्रोन के सबसे छोटा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है स्लो जेट का, क्योंकि इसमें लेंथ लंबी रखनी पड़ती है, ड्रिल बाल के बराबर पतली होती है, और थोड़ा सा भी ट्विस्ट या कुछ हुआ या तो हाथ में चुभ सकती है या तो ड्रिल बिट टूट सकती है। प्लस फिट करने में भी इसका सेंटर अलाइनमेंट बराबर देखना पड़ता है, आउट होती है तो ऐसे ऐसे हिलती है ऑफ सेंटर। फाइनली गाइस, इतने टाइम के बाद भी हर बार मुझे इसको सोच समझ के ड्रिलिंग करना पड़ता है। थोड़ा सा इसको अंदर ले लेते हैं।
अंदर चला गया। थोड़ा और प्लस करना पड़ेगा। अब इसको एक बार ये साइड से डालेंगे, अब चेक करने के लिए कि वो पूरा थ्रू एंड थ्रू गया है या नहीं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं पूरा थ्रू एंड थ्रू जा चुका है। होल तो हो गया, मगर मैं सॉरी होल दिखा नहीं पाऊंगा, ये कैमरा होल ले नहीं पाएगा क्योंकि ह्यूमन आई से ही बहुत ही बड़ी मुश्किल से होल दिखता है। ठीक है, तो नाउ फिट करते हैं, फाइनल रिव्यू देते हैं आपको फिटिंग के बाद बाइक कैसी चल रही है, क्या है, पॉपिंग वगैरह बंद हुआ है या नहीं, या फर्दर जेटिंग करना पड़ेगा, मैं आपको थोड़े टाइम में बताता हूँ। एक मिनट। सो गाइस अभी जो ट्यूनिंग का विकी ने बताया था वो थोड़ा मैं डेमो दिखाता हूँ कैसे करते हैं। विकी भाई शुरू हो जाओ। अभी ये स्लो जेट है, आप देख रहे हैं मेरा डॉली स्क्रूड्राइवर लगा हुआ है स्लो जेट पे। इसको हम ऐसे ये फुल टाइट करेंगे क्लॉकवाइज। ये हो गया फुल टाइट, मतलब ताकत ज़्यादा नहीं देनी, हाँ, बस वो ये टाइट आके करेंगे यहाँ तो पे अंदर लॉक से- हो गया, बस इतना ही, उंगली की ताकत से। अभी ये फुल टाइट हो गया, इसको हम वापस से एक राउंड खोलेंगे, ये हाफ, ये 1, क्लॉक राउंड। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ओपन किया। अब बाइक स्टार्ट करेंगे, बाइक आइडल करना है। देख रहे हैं आप बाइक आइडल कर रही है लेकिन मिस कर रही है। अभी इसको हम, कभी कभी होता है, थोड़ा सा और आइडल बढ़ाएंगे। नहीं वो एक्सीलेटर नहीं खींचेगा, एक्सीलेटर केबल लगाएंगे, केबल लगा एक्सीलेटर केबल पर। इसको हाफ राउंड और खोल देते हैं, 1.5 राउंड ये ओपन हो गया है अभी। ठीक है, अभी आइडल कर रहा है, आइडल कर रहा है 1500 आरपीएम पे। अब मैं इसको खोलना शुरू करूँगा, क्वार्टर राउंड एवरी टाइम। जैसे आप देख रहे हैं आरपीएम इसका इंक्रीज हो रहा है अभी। हर क्वार्टर टर्न के बाद आप ब्रेक्स लेंगे, एक 10 सेकेंड का ब्रेक लेंगे तो टाइम लेता है एक्सेस होने में। हर टर्न के बाद आप 10 सेकेंड रुक के देखेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है, स्टेडी डिफरेंस। आरपीएम पे कैमरा लेके जाते हैं।
इंजन काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो चुका है और साउंड भी चेंज हो गया है। अभी ट्रायल के बाद पता चलेगा कि और बड़ा जेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल तो सही लग रहा है, बट लेट्स डिसाइड आफ्टर द टेस्ट ड्राइव। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं हाफ सेट स्टार्ट होना शुरू हो गया। पहले आइडलिंग में नहीं रुकनी है गाड़ी। हाफ सेट स्टार्ट है और परफेक्ट आइडल है। आरपीएम मीटर भी देख सकते हैं, एकदम स्टेबल है। जो ये आरपीएम फ्लक्चुएट होता है भाइयों, बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। 1100 पे स्टेबल है। थोड़ा स्लाइटली रिच होगा, थोड़ा प्लस माइनर एकदम प्लस जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल स्टेबल है। तो एक्सीलेटर केबल फिट करते हैं, बाइक को बाहर लेते हैं और टेस्ट रन करते हैं। हाँ राजू चल वो पेन चार के आगे में ऐसा भाग रहा हूँ। स्लो का मुझे लग रहा था। तो गाइस हम टीपी सेंसर लगाना भूल गए थे, जो अभी देख लिया और लगा दिया उसे। एक मिनट बंद कर। तो ये जो सेंसर यहाँ पर है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है इसका कार्बोरेटर ट्यूनिंग और सेटिंग में। ये है टोटल पोजीशन सेंसर। तो विकी बताओ टोटल पोजीशन सेंसर क्या करता है? थ्रॉटल पोजीशन सेंसर अपना ये ECM जो इसका CDI है बेसिकली, उसको कमांड करता है कि क्या थ्रॉटल की पोजीशन है। उसके हिसाब से टाइमिंग को एडवांस और रिटायर करता है। RPM और थ्रॉटल पोजीशन सेंसर की रीडिंग के हिसाब से वो जज करता है कि क्या बाइक स्पीड पे है, कौन से गियर में, क्या लोड पे और क्या हिसाब से टाइमिंग एडवांस और रिटायर करना है। तो वो ऑप्टिमम टाइमिंग को मेंटेन रखता है। तो वो नहीं लगा हुआ था, इसीलिए इनिशियल नहीं मिल रहा था। 4000 RPM के बाद बाइक अच्छी शूट हो रही थी। अभी हमने लगाया है, वापस से मैं एक ट्रायल लूँगा और देखूंगा, और कुछ माइनर वेरिएशंस करने हैं जेटिंग के अंदर, या स्लो जेट को और इंक्रीज करना है, वो डिसाइड करेंगे। फिलहाल मेन जेट तो फाइनलाइज हो गया है। तो ये जो सेंसर क्या सेटिंग देख रहे हो वोल्ट की, जो स्टार एलिंग की है, सो वो सेंसर सेट होता है। ये गाड़ी के डेल्को के माफिक काम करता है, जिसे जो कार मैकेनिक्स है वो डेल्को सेट करके टाइमिंग एडवांस रिटार्ड करते हैं। सो ये टीपी सेंसर वो काम करता है। चलो लेट्स ट्राई इट। फाइनल ट्यून हो गया है। आई थिंक क्रैंक इसका इतना बड़ा और हैवी है तो इनिशियल शूट आउट देगा नहीं, क्योंकि ये जो कार्बोरेटर है ये CV कार्बोरेटर है। CV के अंदर वैक्यूम असिस्टेड वेंचुरी रहता है, जो कि स्लाइड को ऊपर उठाने के लिए 1 मिलीसेकंड का इसके अंदर डिले रहता है। तो ये मोर ऑफ अ स्ट्रीट ट्यून कार्बोरेटर है। फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह के लिए कंपनी ने सेट किया हुआ है। परफॉर्मेंस रेसिंग कार्बोरेटर तो है नहीं। फ्लैट स्लाइड या पंपर कार्ब होता है, उसके अंदर इंस्टेंट पिकअप मिलता है। तो अभी काफ़ी बेहतर हो गया है। जो स्टॉक हिमालयन से तो ये 10 गुना ज़्यादा बेटर हो गई है और काफ़ी फास्ट हो गई है। आई थिंक 25% इम्प्रूवमेंट आया है। डायनोमीटर तो है नहीं, वरना BHP भी टेस्ट कर लेते कितना दे रही है। और RPM फुल रेंज चल रहा है, फुल 99,000 88,000 तक का पुल कर रही है आराम से, विदाउट एनी हिच या ग्लिच। स्मूथली, इंस्टेंटली RPM इंस्टेंटली ऊपर जा रहा है। आफ्टर 4000 बैंड खुल रहा है, ओपन फास्ट कोई ओपन आफ्टर 4000 RPM 3 to 4000 RPM, उसके बाद तो इनिशियल अमेजिंग है। डायरेक्ट फुल 8000 रेड लाइन होने तक का कोई इशू नहीं, इंस्टेंटली जाता है। अभी टॉप एंड देखेंगे जब हम हाईवे जाएंगे। टॉप एंड तो बेटर ही आएगा, बट ऑब्वियस है एयर भी मिल रहा है, फ्यूल भी मिल रहा है, तो RPM बैंड ज़्यादा लेती है। ठीक है गाइस, इससे ज़्यादा ट्यून करना मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। जेटिंग और बड़ा करके रीच करेंगे, क्योंकि इसका जो एयर स्क्रू का सेटिंग है वो अंडर 3 राउंड्स में सेट हो रहा है। 3 राउंड्स के ऊपर जाना नहीं चाहिए एयर स्क्रू का सेटिंग, मतलब आपका स्लो जेट रीच हो जाएगा। और 3 राउंड्स के ऊपर जा रहा है तो आपका स्लो जेट जो है वो लीन है। अगर छोटा जेट है
तो 3 राउंड्स के ऊपर जाके बाइक सेट होगी, और अगर जेट नॉर्मल है तो 1.5 to 2.5 या 3 राउंड के अंदर अंदर ही सेट होना चाहिए। बिटवीन 2 to 3 राउंड्स के बीच में सेट हो जाएगी कहीं ना कहीं पर। सो गाइज ऑल सेट टू गो। अब हम बाइक को हाईवे पे लेकर जाएंगे। आज नहीं, मौसम ख़राब है, कुछ 2-4 दिन बाद जब मौसम सही हो जाएगा हम एक हाईवे टूर करेंगे, और उस वक्त प्रॉपर चेक करूँगा मैं कि बाइक क्या आरपीएम पे, क्या स्पीड पे, कितना टॉप एंड कर रही है, कितना लो एंड टॉप पे क्या रिस्पांस दे रही है। ये इनिशियली इतनी क्विक नहीं हो सकती बिकॉज बाइक का वेट ज़्यादा है। क्रैंक इज़ हैवी, क्रैंक है, इंजन हैवी है, रोटेशनल फोर्स है, तो इनिशियली पिकअप लेने में, आरपीएम पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लेता है। फिर वो 3-4,000 आरपीएम के बाद जो शूट देता है वो ज़्यादा बेटर की तरह लाइट वेट फॉर्ज पिस्टन वगैरह है नहीं, इसमें सब कुछ हैवी कंपोनेंट्स है, तो इतना मास लेकर के उसको इंस्टेंटली रोटेट करने में टाइम जाता है। टाइम जाएगा। खैर बाकी इसके रिपोर्ट्स अभी और आएंगे बाद में। एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में आगे जाकर। अभी व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे हम लोग, लेकिन जो रिव्यू वीडियो बनेगा उसमें ईडीएम प्लग क्या रिस्पांस कर रहा है, एयर फिल्टर क्या रिस्पांस कर रहा है, ये जो कार्बोरेटर सेटिंग हम लोगों ने किया वो क्या रिस्पांस कर रहा है, मेरे रिम्स क्या कर रहे हैं, पूरी ऑल ओवर बाइक में जो मैंने R&D की है और अब तक आप लोगों को दिखा है वो सारे R&D किस तरह सक्सेसफुल है और जो सक्सेसफुल नहीं है वो भी बताऊँगा। तो कंप्लीट एक रिव्यू वीडियो एक प्रॉपर बनाऊँगा लास्ट में, इन दी एंड ऑफ द बाइक गेट कम्प्लीटेड। पहले बाइक कंप्लीट कर ले हुए क्योंकि अभी भी काफ़ी काम बाकी है। ये टैंक नहीं रहने वाली है, टैंक चेंज होने वाली है, आगे कुछ और भी प्लानिंग है करने के लिए। सो परफॉर्मेंस के लिए जो भी हमको करना था सब हम कर चुके हैं। ये फाइनल था, ये एंड था, इसके आगे परफॉर्मेंस कुछ करना है अपने को। पॉकेटिंग में भी हम लोग करेंगे, अभी नहीं पॉकेटिंग देखेंगे, पॉकेटिंग के लिए उसके काफ़ी कैलकुलेशन करना है, काफ़ी टाइम जाएगा, वो कैलकुलेशन करने के बाद हम देखेंगे उसमें और फ़र्क पड़ेगा नहीं। हाँ, उसमें जो इनिशियल का जो हमारा बॉग है उसको हम पॉकेटिंग से निकालने की ट्राई करेंगे। तो जैसे विकी की इम्पल्स जो है, अगर अपनी इम्पल्स के बारे में बताओ भाई। ये मेरी इम्पल्स है, बेसिकली कम्प्लीटली कस्टमाइज है, बॉडी वर्क के अंदर ज़्यादा कुछ किया नहीं है, रैपिंग किया हुआ है। करिश्मा इंजन है विद अ बिग बोर किट। तो करिश्मा जो होती है 223 सीसी रहती है, ये अभी 250 सीसी है कन्वर्टेड। कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन्स, कैम सब कुछ चेंज किया हुआ है। क्लच इसके अंदर KTM का रन हो रहा है, ड्यूक 200 का, और पीछे डिस्क ब्रेक्स वगैरह भी लगाए हुए जैसे आप देख सकते हैं साइड पे, सब R&D जॉब है। रेयर डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। ये ओल्ड CVZ का कैलिपर है और डिस्क है, फ्रंट डिस्क और कैलिपर, और हब के अंदर ऑल्टर किया है। हब ओरिजिनल हब, स्टॉक हब के अंदर ये ऑल्टर किया हुआ है। और चेंज पॉकेट भी आप देख सकते हैं, मेरा पूरा कस्टम डिज़ाइन चेंज पॉकेट है। ये रेयर पॉकेट है, फ्रंट शायद दिखेगा नहीं आपको यहाँ से, लेकिन पॉकेटिंग हुई है भाई, पॉकेटिंग हुई है। कस्टम एग्जॉस्ट है, फ्लैट स्लाइड कार्बोरेटर है, 34 mm कार्बोरेटर है। 34 mm जो हमारे हिमालयन में है 33 mm है। 400 cc 33 mm पे चल रही है, ये 250 cc 34 mm फ्लैट स्लाइड पे चल रही है, डायरेक्ट ड्राइव। तो फ्यूल का क्या है विकी, जरा वो बता दो। भाइयों एक चीज़ बताना भूल गए, जब भी बाइक आप ट्यून करते हो तो मेक श्योर के हाफ टैंक फ्यूल हो, क्योंकि कार्बोरेटेड व्हीकल्स के अंदर फ्यूल का प्रेशर भी काम करता है। हाफ टैंक होगा तो उसका उतना प्रेशर से नीचे फ्यूल आता है। हाफ टैंक इसलिए सेट करा जाता है क्योंकि फुल टैंक करोगे या एम्प्टी टैंक होगी तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा ट्यूनिंग के अंदर। अगर आप एम्प्टी पे ट्यून करोगे, बाद में फ्यूल फुल करोगे तो एक्सेस फ्यूल जाके बाइक रीच हो जाएगी, और अगर आप फुल टैंक पे करोगे तो जब फ्यूल टैंक एम्प्टी होगा तो फिर बाइक लीन हो जाएगी, उसको उतना पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसीलिए हाफ टैंक पे ट्यून किया जाता है बाइक को। अभी फिलहाल हम लोग एम्प्टी पे रन कर रहे हैं, शायद मे बी ये भी एक रीज़न हो, थोड़ा फ्यूल इनिशियल के लिए कम पड़ रहा है। हाफ टैंक करके फिर उसका रिव्यू बता देंगे आपको क्या है क्या नहीं, बट ऐसे कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं आएगा, उसको रीट्यून कर देंगे हाफ टैंक करके, क्योंकि हम खुद ट्यूनर है तो हम ये इजीली कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, ये ब्लॉग हम यही ख़त्म करेंगे, और फिर दोबारा कुछ और R&D करेंगे तो बताएंगे, जैसे रिव्यू वीडियो में बताऊंगा लास्ट में। सो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, टेक केयर।